नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। सियासत के गलियारों में एक पुरानी कहावत है, दिल्ली का रास्ता दलितों की बस्तियों से होकर गुजरता है। चुनाव अभी दूर है, लेकिन इन बस्तियों में हलचल अभी से तेज हो गई है। मुद्दा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती, लेकिन मकसद है आने वाले चुनावों की बिसात बिछाना। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिसका लक्ष्य है हर बूथ पर अंबेडकर। 13 से 19 अप्रैल तक चलने वाले इस 7 दिवसीय अभियान के जरिए बीजेपी हर उस दहलीज तक पहुंचना चाहती है जहां से 2024 के चुनाव में संविधान खतरे में का नारा गूंजा था। और बीजेपी का सीधा सा फंडा है, बूथ जीतो, नैरेटिव बदलो। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता फूलसिंह बरैया ने भी एक नया मोर्चा खोल दिया है। बरैया का सीधा वार है कि बीजेपी अंबेडकर के रास्ते पर चलकर दलित वोट बैंक तो हथियाना चाहती है, लेकिन बजट की तिजोरी खोलते वक्त उनके हाथ कांप जाते हैं। बरैया का दावा है कि आबादी 16% है दलितों की, लेकिन बजट में प्रावधान महज 0.5%। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई बाबा साहब के प्रतीकों को अपनाकर बीजेपी दलितों के दिल में स्थायी जगह बना पाएगी, या फिर विपक्ष का बजट और संविधान वाला दाव बीजेपी के इस मिशन बूथ की हवा निकाल देगा। आज अटेंशन में हम इसी सियासी घेराबंदी का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। दलितों को लुभाएगी बीजेपी, अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक में बनी रणनीति। आदिवासियों के साथ ही अब बीजेपी दलितों पर भी फोकस करने जा रही है। भोपाल प्रदेश कार्यालय में हुई अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक में इसको लेकर रणनीति बनाई गई। तय हुआ कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 13 से 19 अप्रैल तक प्रदेश भर में बीजेपी कई आयोजन करेगी। अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी प्रदेश भर में भ्रमण कर बूथ स्तर पर मोर्चा संगठन को लेकर काम करेंगे और गांव-गांव, घर-घर संपर्क अभियान चलाकर बीजेपी संगठन और सरकार के कामों का बखान किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव बाबा साहब के सिद्धांतों को और बाबा साहब के संविधान को आत्मसात किया है, और संविधान के सभी नियम कायदों को अगर किसी ने आत्मसात किया है तो केवल भाजपा ने। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब की भी राजनीतिक हत्या करी और उनके संविधान की भी हत्या करने का काम किया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बाबा साहब के सिद्धांत घर घर चले, इसलिए उन्हीं की जयंती के अवसर पर एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, बाबा साहब के सिद्धांतों को बताएंगे। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बाबा साहब के पंचतीर्थ और उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाया है, उन्हें भी घर घर तक पहुंचाया जाएगा। अब बीजेपी के इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही सियासत भी जोर पकड़ रही है। कांग्रेस विधायक फूलसिंह बरैया ने बीजेपी पर तीखा वार करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी को अनुसूचित जाति मतदाताओं की चिंता करने की जरूरत नहीं। इनके लिए बजट में 16% की जगह 0.5% का ही प्रावधान किया गया है। बीजेपी इलेक्शन आते ही मतदाताओं के पास झूठ परोसना शुरू कर देती है। उन्होंने बीजेपी को संविधान विरोधी भी बताया। भारतीय जनता पार्टी अगर घर घर जाना चाहती है और किए हुए कार्य बताना चाहती है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में सत्य किए हुए कार्य बता दिए, तब तो एक आदमी भी कभी नहीं जुड़ेगा भाजपा से। और इसे ये बता दिया कि शेड्यूल कास्ट का 16% बजट में 0.59% बजट दिया है, ट्राइब का 3% बजट दिया है, ओबीसी को 2% बजट दिया है 52 की जगह पर। तो अगर हकीकत बता दी तो जुड़ेंगे ही नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी झूठ बता करके, झूठ का पुलंदा लेकर के लोगों के बीच में जाएगी। भाई संविधान है, संविधान में क्या है, हमको अधिकार है। तो भाजपा को क्या पड़ी है संविधान को खत्म करने की, कि इनकी अधिकार खत्म हो जाए। आंकड़ों के नजरिए से भी दलित वोट बैंक दोनों दल के लिए काफी अहम है। इसलिए बीजेपी इससे पहले भी संत रविदास और रानी दुर्गावती गौरव यात्रा भी निकाल चुकी है, और अब अंबेडकर जयंती पर ये कार्यक्रम कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रहा होगा। जाहिर है कि प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्रदेश की 35 सीटें आरक्षित हैं, जबकि वोट बैंक के लिहाज से 17% वोट इसी वर्ग के हैं। ये वोट बैंक 50 से ज्यादा सीटों पर अपनी सीधी पकड़ रखता है और निर्णायक भूमिका में रहता है। ऐसे में बीजेपी का ये कार्यक्रम इस वोट बैंक के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत कर सकता है। हालांकि बीजेपी की ये रणनीति कितनी फायदेमंद साबित होगी और कांग्रेस पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। धन्यवाद। और इस प्रकार का अभियान हमने देखा बीजेपी पहली बार नहीं चला रही है। लगभग पिछले 1 दशक की बात करें तो हर बार जब उसका स्थापना दिवस होता है और अम्बेडकर की जयंती, इसके आसपास ये अभियान चलाया जाता है। लेकिन जो फूल सिंह बरैया अब आरोप लगा रहे हैं बजट को लेकर, उसको कैसे देखा जाए? क्योंकि कल ही हमने देखा कि एक धर्मगुरु को शामिल किया जाता है जिनके आदिवासी हलकों में पैठ है, और आज दलित नेताओं के सहारे फिर से घेराबंदी का प्रयास किया जाता है और वापस से बरैया उस संविधान की बात करने लगते हैं जिसका नारा जोर जोर से राहुल गांधी ने गुजाया था, लेकिन उसके बाद वो तीसरे चौथे पांचवें नारे की ओर बढ़ गए। लेकिन बरैया अब उसी पर अटके हुए हैं। नहीं, देखिए, इसमें तो कहीं कोई शंका वाली बात ही नहीं है कि देश में जो दलित वोट बैंक है वो एक बड़ा वोट बैंक है, और जिस राजनीतिक पार्टी के साथ में वो रहता है तो उसको चुनावी बढ़त भी मिलती है। कभी ये वोट बैंक जो है कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन मुझे ऐसा ध्यान आता है कि सन 80 में काशीराम जी ने जो है इस दलित वोट बैंक को जो है कांग्रेस से अलग कर लिया था और अपने पक्ष में रख लिया था इसको। और अंबेडकर जो है इसका प्रतीक रहे हैं। दलितों के उत्थान के लिए अंबेडकर को याद किया जाता है और ये कहा जाता है कि दलितों को जो भी अधिकार मिले हैं वो अंबेडकर जी ने दिलाए और संविधान में इसकी व्यवस्था भी की है। तो जब कभी ये कहा जाता है कि संविधान खतरे में है तो कहीं वो अप्रत्यक्ष तौर से ये भी बताने की कोशिश होती है कि देश का दलित खतरे में है। अब दलित इस बात को कितना समझता है, किस नजर से देखता है, एक अलग चीज है ये। लेकिन चूंकि जातियों की एक बड़ी राजनीतिक उपयोगिता है, चुनावी उपयोगिता है, और उसको साधने की कोशिश सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। लेकिन वो सारे नहीं समझते हो या सारे ना समझ हो, ऐसा भी नहीं है ना, क्योंकि ये भी तो बताना पड़ेगा कि संविधान खतरे में क्यों है। संविधान तो खतरे में नहीं है, लेकिन ये नैरेटिव इसलिए बनाया जाता है कि जैसे दलितों को, जैसे आप अटल जी ने एक बार ये कहा था कि संविधान की समीक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि संविधान हमारा काफी पुराना हो गया था। उसके बाद कमेटी बनाई गई थी, साल शायद 2000 की बात है वो। हाँ जी। तब लोगों को ये लगा था कि शायद वो जो है हिंदुत्व की कोई विचारधारा लादना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, बड़ी आलोचना हुई थी। यही बात जो है मोहन भागवत जी ने भी बिहार चुनाव के दौरान कही थी कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए थी। तब भी उसको जो है गलत 2015 के चुनाव में जी उसको देखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी एक बड़े लीडर का नाम लेकर के आप उस समाज के वोट हासिल कर लेते हैं क्या? तो अम्बेडकर जी की अगर आप चुनावी इतिहास अम्बेडकर जी का जीते देखें तो वो खुद ही 2 चुनाव हार गए थे, और 52 का 54 का चुनाव हार गए थे। जो अटल जी का जिक्र है तो उन्हीं अटल जी के कारण मायावती पहली बार जो है मुख्यमंत्री बनी थी। वो 2000। अच्छा, फिर मायावती जी का आप जिक्र कर रहे हैं तो मायावती जी ने अम्बेडकर पार्क बनाए, कितने नगर बनाए। आज मायावती की क्या स्थिति, क्या ये वोट बैंक अम्बेडकर के नाम पे उनके साथ में चिपका हुआ है? ये ठीक है कि जातीय सहानुभूति होती है किसी एक पार्टी, जैसे मुलायम सिंह यादव के साथ में या अखिलेश यादव के साथ में यादवों की सहानुभूति है, ये बिहार में भी देखने को मिलता है। लेकिन किसी एक जाति के दम पर, किसी एक समुदाय के दम पर आप कोई चुनाव नहीं जीत पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश इसलिए कर रही है कि वो अपने वोट बैंक को जो है मजबूत करना चाहती है, और खैराती योजनाओं का जो सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है वो किसको मिल रहा है? वो दलित समाज के लोगों को मिल रहा है। यही तो दलित हैं, दरिद्र हैं, पिछड़े हैं। ये इनको आगे लाने की तमाम तरह की कोशिशें होती हैं, लेकिन सरकार इनको इनके वो अधिकार नहीं देती है जिससे कि ये प्रगतिशील समाज बन जाए। जी। इसको खैराती योजनाओं के जरिए इसको जीवित रखा जाता है, या इस तरह से इसको जो है भावनात्मक रूप से इसको इमोशनली जो है अपने साथ में जोड़ने की कोशिश की जाती है कि हम अम्बेडकर के बड़े भक्त हैं, हम अम्बेडकर की पूजा करते हैं, अम्बेडकर को मानते हैं, आप हमारे साथ में रहिए, आपका हित हमारे साथ में है। तो ये सब चुनावी प्रपंच है जो सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। कांग्रेस अपने तरीके से करती है, बीजेपी अपने तरीके से करती है। जो एक अंत्योदय योजना चलाई थी बीजेपी ने, जो मेले लगते थे वो किसके लिए लगते थे? वो इसी वोट बैंक को साधने के लिए लगते थे। वो तो अभी भी बात करते हैं ना कि हम अंतिम कतार के अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं। लेकिन ब्रजेश जी एक और चीज है ना, क्योंकि जो कांग्रेस का स्ट्रक्चर हम देखते हैं उसमें ऐसा लगता है कि फूल सिंह बरैया के पास इतना बड़ा इस कांग्रेस में स्पेस मिल जाए कि वो पूरे प्रदेश के सर्वमान्य दलित नेता बन जाए, शायद नहीं। क्योंकि ये तो सज्जन सिंह वर्मा से लेके तमाम नेता प्रयास कर चुके। खुद बसपा में जब उन्होंने ऐसा प्रयास किया था बरैया ने, तो मायावती ने मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया था। लेकिन अब शायद उनको लग रहा हो कि पूरे प्रदेश में सही ग्वालियर चंबल में ही कुछ उनकी धाक जम जाए, क्योंकि बार बार उसी तरह के बयान दे रहे हैं। और ये क्योंकि हम देख रहे हैं 35 सीटें, 18 में बीजेपी को 8 सीटों का नुकसान हुआ था, दलित सीटों में 18 सीटें आई थी तब, और सरकार चली गई थी। लेकिन पिछले चुनाव में हमने देखा 26 सीटें उनको मिली है और 9 कांग्रेस को मिली है। लेकिन ग्वालियर चंबल में ठीक ठाक प्रदर्शन रहा,
कांग्रेस का, लेकिन उसके बाद जैसे नीचे की तरफ आते गुना से लेके फिर बाकी रेस्ट मध्य प्रदेश में, वहाँ फिर कांग्रेस का सफाया हो गया था दलित पट्टी में। देखिए मनोज जी, जिस तरह की बरैया की राजनीतिक शैली है, कुछ जिस तरह से वो भाषण देते हैं, निश्चित तौर पर वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो सकते हैं। वो एक दो सीट पर प्रभाव डाल सकते हैं, वो भी जो दलित बहुल सीटें हों उन पर कुछ सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं, उनके प्रभाव में लोग आ सकते हैं, लेकिन वो सर्वमान्य नेता नहीं बन सकते। पूरे दलित उनके आधार पर उनको वोट नहीं दे सकते। बिल्कुल, ये हमने पहले भी देखा है। यदि वो बसपा में भी थी तो बसपा का कितना आधार था। बसपा यदि उत्तर प्रदेश में सरकार में थी तो मध्य प्रदेश में उसका असर पड़ता था और उसका फायदा एक तरह से मध्य प्रदेश में मिलता था। आप भले ही क्रेडिट दे दो, पड़ता है, ढूंढना क्रेडिट दे दीजिए। आप देखिए कोर वोट बैंक जो दलित था वो एक तरह से कांग्रेस का वोट बैंक था। इसमें सेंध कैसे लगाई बीजेपी ने, जिस तरह से ओबीसी वोट बैंक है उसको उसने अपने पाले में ले लिया। एक बड़ा वोट बैंक के बीजेपी के पाले में है। अब उसी वोट बैंक में, दलित वोट बैंक में भी इसी तरह से सेंध लगाना चाहती, इसलिए वो पंचतीर्थ की बात करती है, इसलिए वो सम्मान की, पहचान की और योजनाओं की बात करती है। भाई वो पहचान भी दे रही, साथ साथ सम्मान भी दे रही है। और आप देखिए भारत रत्न दे के सम्मान दिया, पंचतीर्थ बनाकर सम्मान दिया, और भी योजनाओं के माध्यम से भी उसमें पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए संविधान विरोधी बताती है। क्यों बताती है? कि उसी वोट बैंक को टारगेट करने के लिए बताती है ना कि संविधान विरोधी है बीजेपी। वो बात करती है हिस्सेदारी देने की बात, वो बात करती है कि भाई हिस्सेदारी के साथ साथ जो उनके अधिकार हैं वो दिए जाएं। तो ये तमाम चीजें क्यों कर रही है कांग्रेस? वो जो नैरेटिव एक बीजेपी बनाना चाहती है उसमें सेंध लगाना चाहती है। बीजेपी की कोशिश रहती है कि उनके नैरेटिव में सेंध, लेकिन वो हिस्सेदारी खुद कांग्रेस नहीं दे रही ना। हम देखते हैं कि रीना बुरासी को महिला कांग्रेस की कमान दी जाती है तो उस जाति का वोट बैंक कितना, और अहिरवारों की आबादी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है अगर वैसे देखें तो वोट बैंक के लिहाज से दलितों की। लेकिन वो उनके बात खुद हिस्सेदारी नेता की करती है वो ना। सवाल उठाते हैं इस बात तो को। नैरेटिव का ही तो सेट करना है। जिस तरह से नैरेटिव हम देख रहे हैं बरैया जी सेट कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं? वो बजट की बात कर रहे हैं ना, तो वो भी तो नैरेटिव सेट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लाभ नहीं मिल रहा है दलितों को उतना। दूसरी तरफ एक बीजेपी कर रही है कि वो जा रही है उन हितग्राहियों के पास जिनको योजनाओं का लाभ मिला है, तो वो योजनाओं के माध्यम से, पहचान के माध्यम से, सम्मान के माध्यम से अपने पाले में लाना चाहती है। और ये कि भाई बेरोजगारी कितनी है, हिस्सेदारी नहीं है, लाभ नहीं मिल रहा है उनको, और साथ साथ उन पर अत्याचार क्या हो रहा है। आप देखिए कि जब दलित एजेंडा आया था दिग्विजय सिंह शासन काल में, मुझे लगता सर्वाधिक मामले दर्ज हुए थे और उन्हीं के गृह जिले राजगढ़ में सबसे ज्यादा हुए। तो आप देखिए कि ये सब चीज नैरेटिव की चीज है। यदि संविधान खतरे में है, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश किसने की? राहुल गांधी ने। नैरेटिव ने काम किया लेकिन कुछ समय के लिए ना, इसके बाद वो नैरेटिव दूसरे राज्यों में नहीं चला। तो ये जो दलित वर्ग है वो भी समझता है कि कौन क्या कर रहा है, वो दोनों को अपने तराजू पर तोलता है, और इसी कारण उसमें ध्रुवीकरण हो गया है, वो बट गया, जिसका लाभ एक तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी को मिल रहा है। नहीं तो एक मुश्त वोट बैंक था। अब यही कोशिश दोबारा की जा रही है, चाहे वो आदिवासियों के मामले में हो, चाहे दलितों के मामले में हो, चाहे ओबीसी के मामले में हो। आप देखिए आदिवासियों को लेकर अलग राग अलपती है कांग्रेस कि अलग धर्म कोड देना चाहिए उनको वो अधिकार नहीं मिल रहा है। वहां भी ये बात करती है कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, सर्वाधिक अपराध दर्ज हो रहे हैं। दलितों के मामले में भी वही बात करती है, वो अल्पसंख्यकों के बारे में भी वही बात करती है। तो वो क्यों करती है? वो एक जो उसका वोट बैंक खिसक गया है उसको वापस हासिल करने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 35 सीटें हैं जो आरक्षित हैं। 50 से अधिक सीटों पर दलित बड़ा वोट बैंक है जो फैक्टर का काम करता है। बिल्कुल 17% वोट बैंक है। तो आप इस वोट बैंक को क्यों नहीं, क्योंकि मार्जिन क्या है, 1 से 2 3% ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम 3%, अधिकतम 3%। तो इसी की लड़ाई है जो वहां दिख रही है। अब सफल कौन हो पाता है ये तो उनका संगठन तय करेगा। बिल्कुल निचले स्तर तक मूल बात तो वही है ना। लेकिन शुक्ला जी बात तो वही है ना कि मध्य प्रदेश में हम बात करें तो बीजेपी का एक जो बूथ मैनेजमेंट है और दूसरा उनका जो सांस्कृतिक नैरेटिव है, फिलहाल तो वो सफल होता नजर आ रहा है, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की। और शायद यही छटपटाहट बरैया में भी दिख रही है और कांग्रेस में भी। इसीलिए कभी वो संविधान की बात करने लग जाते हैं, कभी वो बजट की बात करने लग जाते हैं उस वर्ग के लिए। क्योंकि अगर मकान मिल रहा है सबको तो बजट के हिसाब से थोड़ी मिल रहा है कि सवर्ण जाति के गरीब को 1 लाख का बजट दे रहा है और दलित को बोल रहे हैं 5,000 मकान बनाना है, या राशन शकल देख के देख रहा है कि भाई सवर्ण जो गरीब है या ओबीसी है उसको 5 किलो राशन देंगे और दलित को आधा किलो देंगे। शौचालय सबको मिल रहा है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन सबको मिल रहा है, जो किसान सम्मान निधि वो भी सबको बाहर भी से मिल रही है। और जो बजट की बात है वो तो विभागवार बजट बनता है हर एक के लिए। नहीं मनोज जी, एक बात आप ध्यान रखें, जब तक इस देश में जातीय जनगणना नहीं होती है
तब तक आप जो है इसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि किस समाज को, किस जाति को, किस वर्ग को कितना लाभ मिल रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं, वो तो और कितना मोटा मोटा मिलना में एक चाहिए। अगर अगर दूसरे नजरिए से देखें तो अब हम देख लेना कि एक फलाने दाहिमा साहब मान लीजिए मीणा साहब हैं, वो आईएएस बन गए, आईपीएस, तो उनके परिवार की 4 पीढ़ी में आपको वही मिलेगा। लेकिन उसके पड़ोस का जो दाहिमा होगा, मीणा होगा, वो या तो उसी के घर में नौकरी करता मिलेगा आपको प्यून की, या छोटे मोटा काम करता मिलेगा। तो जो ऊपर के लेवल पे जो हम बात करते हैं ना, बार बार जिसकी बात होती है कि जिसने एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया उसको सूची से बाहर कर दो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, तो सबको लाभ मिलेगा। ये होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा है। और इसी वजह से इनका जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ापन है वो इसी वजह से है। जो क्योंकि दलित मध्य जो प्रदेश है, में भी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक एक पीढ़ी में देखते हैं 3-3 आईएएस, 4-4 आईएएस हैं या आईपीएस हैं, बिल्कुल, या किसी बिल्कुल। और बड़े सरकारी ओहदों पर है, क्लास 2 पर है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मोहन भागवत जी ने बिहार चुनाव में कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल। समीक्षा होनी चाहिए, मतलब वो जो व्यवस्था आरक्षण की आपने लागू की है उससे समाज के किस वर्ग को कितना लाभ हो रहा है, कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इसका तो आपके पास में कोई मॉनिटरिंग करने का कोई सिस्टम आपके पास है ही नहीं। एक परिवार के व्यक्ति को जो है लाभ लगातार मिल रहा है, उसी समाज के अन्य दूसरे व्यक्ति जो है वो उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो ये कोशिश तो होनी चाहिए। और जो बीजेपी, जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो है, जो वोट बैंक है, जो बड़े वोट बैंक है, उसमें सरकार के प्रति जनाक्रोश पैदा करने की कोशिश करती है, जिसके चलते कभी वो कहती है कि संविधान खतरे में, कभी वो कहते हैं दलित खतरे में, या बजट में इनको ठीक से राशि का आवंटन नहीं हो रहा है इनके लिए। तो अभी तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं कि जातिगत आधार पर, हालांकि उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि ओबीसी के लिए इतना किया है और दलितों के लिए इतना 2% किया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि बजट में इस तरह की व्यवस्था तो नहीं होती है। इस तरह के आंकड़े तो राहुल गांधी देते रहे हैं ना कि सरकारी नौकरियों में कितने हैं, पीएम सचिवालय में कितने हैं, सीएम सचिवालय में कितने लेकिन हैं। बेहतर होता ना कि वो 1952 से देते कांग्रेस आंकड़ा। का जो दुर्भाग्य है, कांग्रेस का दुर्भाग्य यही है कि उनके पास में कोई अच्छा रणनीति कार नहीं है। क्या चुनावी रणनीति बनानी है, किस तरह से हमें अपने वोट बैंक को मजबूत करना है, किस तरह से हमको सरकार को घेरना है, उनके पास में कोई दिशा नहीं है, कोई नीति नहीं है, और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी विफलता है। लेकिन ब्रजेश जी, संकट तो वही है ना कि आप अगर बात करें, मान लीजिए बरैया की बात करें, तो वो खुद ही कहते थे कि भैया दतिया जिले में 6 विधायक हैं, इनको इतना बजट आवंटित हुआ बीजेपी कांग्रेस को, और मैं दलित विधायक हूँ, मेरी विधानसभा के लिए इतना ही कम पैसा दिया गया। और दूसरी बात, जो अम्बेडकर की बात करते हैं, लेकिन अम्बेडकर ने तो कहा था संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। उस विचारधारा की तो कोई बात ही नहीं करता, कोई ये कहता ही नहीं कि उनको शिक्षित करना चाहिए। या खुद ही बरैया कहते थे कि भैया दलितों के लिए इतने अच्छे स्कूल खोल दिए जाएँ, अलग से उनके लिए व्यवस्था कर दी जाए, या उनको उनके संघर्ष के दिन खत्म हो जाए, उनके लिए क्या योजना लाई जाए। वो एक रोड मैप देने की तो बात कोई नहीं करता, ना बीजेपी करती, ना कांग्रेस करती है। देखिए मनोज जी, राजनीति में क्या होता है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। वैसे ही महापुरुषों के आदर्शों पर चलना भी उसी हालात में है। चाहे वो हम बसपा की बात कर लें, चाहे हम बरैया जी की बात कर लें, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, चाहे बीजेपी की बात कर लें, वो उतना हिस्सा दिखाते हैं कि जो उनके फायदे में दिखता है, दूसरा हिस्सा नहीं दिखाते कि उनकी विचारधारा क्या थी, उनके आदर्श क्या थे, उस पर चलने की कोशिश किसी सरकार ने की क्या। लेकिन वो एक जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है वही होती है, वही बरैया करते हैं। बरैया कौन इतने हितैषी हैं, बरैया जी बता दें कि उन्होंने क्या कर लिया। बसपा में थे, इतने सारे विधायक थे, तो उन्होंने क्या कर लिया उस वर्ग के लिए। सिर्फ भड़काऊ भाषण और ऐसे भाषण जो तत्काल उनको लाभ दे सकें, तो वो वही करते हैं। वो राजनीति में तनिक फायदा उठाने के लिए। ऐसा भी नहीं कि अकेले दलित वोटों से ही वो जीते होंगे, अकेले अदर दलित कास्ट वोटों का उनको वोट अरे ना उनको मिला। काशीराम जी से सीख लेना चाहिए। एक भी आरक्षण सीट, 5 चुनाव लड़े, वो एक भी आरक्षित सीट से लड़े क्या चुनाव? बिल्कुल नहीं लड़े। तो वो जब उस सीट पर जा रहे हैं तो बरैया की जिस तरह से हरकतें हैं, वो दूसरी सीट पर जाके उनको वोट मिलेंगे। वो उन्हीं की पार्टी वो का तो नारा मुकेश देते हैं। मल्होत्रा ने वो जिस तरह से सामान्य नारे सीट देते से चुनाव जीता अभी। हाँ, तो आपको ये देखना होगा कि आप राजनीति में हो, आपको लोगों में सामंजस्य बिठाना होगा, सबको समान नजर से देखना होगा। क्या बरैया जी को जो विकास निधि मिलती है, विधायक नाते विधायक निधि जो मिलती है, क्या वो सिर्फ वो दलितों पर ही खर्च करते हैं? यदि उनकी लिस्ट निकाली जाए कि वो किसको देते हैं और किस तरह के काम होते हैं, क्या वो क्षेत्र देखकर करते हैं क्या? निश्चित तौर पर ये नहीं हो सकता है। तो राजनीति में भाई ये नहीं हो होना सकता ना कि एक मोहल्ले में अगर 10 दलित और बाकी 20 लोगों को 10 के सामने आप सड़क बनवा दोगे या उसी की नाली बनवाओगे, बाकी कच्ची छोड़ दोगे। तो ये सिर्फ बयानबाजी है, भाषणबाजी है। उनसे जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, जिनकी समझ कम है, राजनीतिक समझ है, वो भोले वाले लोगों को अपने पाले में लाने की कोशिश होती है भड़काऊ भाषण देके। तो बरैया जी भी राजनीति साध रहे हैं वहां पर, और इससे इस तरह का नेता आप देखिए पूरे दलित समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा।
एक क्षेत्र में आपने एक लोगों को स्वीकार कर लिया आपने। यदि ऐसा होता तो भरैया जी चुनाव ही नहीं हारते कभी भाई। मुश्किल तो वो तो निर्दलीय लड़ लेते, क्षेत्रों से जीत जाना चाहिए था उनको, क्योंकि दलित ही अस्वीकार कर रहे हैं ना उनको। फिर कांग्रेस के पाले में क्यों गए आप, बसपा के पाले में क्यों गए आप, और आपको बसपा ने क्यों निकाल दिया? तो इनका राजनीतिक चरित्र है मनोज जी, ये जो सबको दिखता है। और आज के समय में लोग समझदार हो गए हैं, समझ जाते हैं। तो भरैया जी को भी समझ गया, कोई गंभीरता से नहीं लेता, वो तो खुद अपना काला मुंह कर लेते हैं जाके राजभवन में। तो इस तरह की भैया ठीक है, लेकिन अब बीजेपी की क्या मजबूरी आ गई बार बार इस तरह के अभियान चलाना? क्योंकि संघ पहले से ही एक गांव, एक मंदिर, एक शमशान, एक कुएं की कॉन्सेप्ट तो चलती है। लेकिन आपको अपनी बात तो पहुंचाना पड़ेगी ना मनोज जी। कोई पहली बार बीजेपी अभियान नहीं चला रही। आप जनता से संपर्क में रहेंगे, वो लगातार हर योजना हर हितग्राही के पास जाती है। दलितों के पास आप आरएसएस जा रहा है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को किसने रोका? वो जाए। यदि बीजेपी जा रही है तो बीजेपी अपने काम के लिए जाएगी ना, राजनीति बिल्कुल, तो वो भी कर रहे हैं, वो विरोध के लिए जाए। लोगों को भरोसा करना होगा, कर लेंगे। बीजेपी तो ये बता रही नहीं योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको। हमने पंचतीर्थ बनाए, हमने ये सम्मान दिया, आपने पहचान दी, हम ये योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो आप बता दीजिए, आपका नाम जुड़वा देंगे। तो वो तो संपर्क कर रहे हैं ना। जब आदमी को पता चलेगा कि लाभ कहां से मिल रहा है और क्या क्या उनके लिए हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यदि वो वोट कांग्रेस को दे रहे होंगे तो बीजेपी को देने लगेंगे। यदि कांग्रेस को लगता है तो वो भी जाए नीचे स्तर पर, बताए कि बीजेपी उनके साथ क्या छल कर रही है, क्या यदि बजट में उसके साथ कटौती की है, उनकी बात पर भरोसा करेंगे तो उनके पाले में चले जाएंगे। लेकिन सवाल तो यही है ना कि जो पूरा दलित विमर्श या राजनीति है वो केवल अंबेडकर या संविधान के आसपास घूमकर खत्म हो जाती है। कोई दल ये नहीं कहता है कि जातिगत जनगणना में क्या कुछ नया होना चाहिए, या फिर जो निजी क्षेत्र में आरक्षण है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। इसलिए सब एक गड्ढमट चलता रहता है और आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो एक बात तो साफ है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अब केवल एक समुदाय के प्रतीक नहीं बल्कि राजनीति के वो ध्रुव तारे बन चुके हैं जिसके बिना किसी भी दल की चुनावी नैया पार नहीं लग सकती। लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है कि क्या 13 से 19 अप्रैल तक चलने वाले बीजेपी के भव्य आयोजन दलित समाज की बुनियादी समस्याओं जैसे बेरोजगारी, निजीकरण में सिमटता आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा का समाधान दे पाएंगे? और दूसरी तरफ क्या कांग्रेस और फूल सिंह बरिया जैसे नेता सिर्फ बजट का जो कटौती और संविधान खतरे में है का डर दिखाकर अपना खोया हुआ जनाधार वापस पा सकेंगे? सियासत आंकड़ों का खेल हो सकती है, लेकिन समाज हिस्सेदारी और सम्मान खोजता है। एक तरफ बूथ जीतने की मशीनरी है तो दूसरी तरफ बजट और हक की ललकार। जीत उसी की होगी जो दलित समाज को यह भरोसा दिला पाएगा कि अंबेडकर के सपनों का भारत केवल उनके भाषणों में नहीं बल्कि उनकी नीयत और नीतियों में भी है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।